सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का पाठ है संज्ञा और उसके भेद। बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ अकेला किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो कोई वस्तु जो है वो अकेली नहीं रह सकती है, या तो कभी कभी उसे किसी समूह के साथ रहना पड़ता है, कभी अकेला रहना पड़ता है। तो इस आधार पर संज्ञा के भी भेद निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः तो ये 3 भेद होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, सर्वप्रथम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा है हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। अगर यहाँ पर मुख्यतः कामायनी की बात नहीं की जाती, केवल महाकाव्य की बात की जाती, तो यहाँ पर अन्य संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर कामायनी महाकाव्य कहकर किसी विशेष वस्तु की बात कही जा रही है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है ताजमहल आगरा में स्थित है। अब यहाँ पर आगरा कहकर पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में बात करके ये निश्चित कर दिया है, इसीलिए जहाँ पर निश्चित होती है कोई चीज़ वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके अतिरिक्त जैसे मैं आपको अन्य उदाहरण बताऊँ, अशोक एक महान राजा था। यहाँ पर राजा के आगे अशोक लगाने से उसे अन्य राजाओं से अलग कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात की गई है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त हम इसका दूसरा भेद के बारे में बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, लड़का। मैंने अगर यहाँ पर लड़की की जगह पर राम या किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया होता तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन लड़का कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, उसका यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। अब विद्यालय की बात कीजिए, अगर मैंने बोला कि मेरा नवोदय विद्यालय या मेरा किसी विद्यालय विशेष के बारे में बात की जाती है, जैसे हम आपके विद्यालय की बात करते हैं कि मैं मेरा मंगल निट्टन विद्यालय घर के पास है, तो अगर हम विद्यालय का नाम दे देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अन्यथा वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। अब कौन सा फल खाना चाहिए, फल तो बहुत सारे होते हैं, आम का, केले का, कौन सा फल, तो यहाँ पर किसी विशेष फल की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो जब किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर मनुष्य में आ सकता है। मनुष्य के अंदर लड़का, लड़की, औरत, माता पिता, अन्य कई चीज़ें आ सकती है। इसी प्रकार अगर हम पशु पक्षी की बात करते हैं तो पशु पक्षी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, घोड़ा, हाथी, कोयल। वस्तु में घर, किताब, पेन, मेज, कुर्सी आदि। स्थान के अंदर समुद्र, पर्वत, नदी, रेगिस्तान, गांव, शहर आदि। अगर हम पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, पशु पक्षी की बात करें या फिर मनुष्य की बात करें तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अन्यथा यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्य चीज़, लिक्विड चीज़, वह संज्ञा शब्द जो इसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका मापतोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। अब आप कहेंगे कि मैम सोना चांदी तो बिल्कुल ठोस चीज़ें होती है, लेकिन सोना चांदी बनते किससे हैं? लिक्विड चीज़ से बनते हैं, तो द्रव्य से बनता है। तो पहले हमें इसे गलाया जाता है, उसके बाद इसको सोना चांदी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इस कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो कक्षा क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब देखिए, पर्टिकुलर कुछ ऐसे शब्द समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनका निम्न प्रयोग सुनिश्चित होता है, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पर्वतों की श्रृंखला। अब पर्वतों की श्रृंखला की जगह हम समूह वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तारों का पुंज के लिए हमें पुंज शब्द का ही उचित प्रयोग करना पड़ेगा। सैनिकों, स्वयंसेवकों का जत्था, गायकों की मंडली। गायकों का समूह हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो अनुचित हो जाएगा। तो पर्टिकुलर कुछ शब्दों समूह के लिए हमें कुछ शब्द निर्धारित किए गए हैं, वही हमें बोले जाते हैं। भेड़ों का झुंड, भेड़ों का समूह नहीं होता, ठीक है। नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का ग्रोह, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन समूह के लिए कुछ निर्धारित शब्द कुछ सुनिश्चित किए गए हैं, इनके लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अन्य आता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु, गुण, शील, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सफलता, अच्छाई, शांति, प्रेम इत्यादि। हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति के गुण की बात की जाती है, अब गुण तो कोई भी हो सकता है, कठोरता, ईमानदारी, ये सारे गुण कहलाते हैं। अवस्था कैसी भी हो सकती है, बचपन, गरीबी, यौवन अवस्था। उसके गुण और दोष कैसे भी हो सकते हैं, मूर्खता, दुर्जनता, भय आदि। धर्म के अंदर ठंडाई, हरियाली, सौंदर्य आदि। धर्म का मतलब केवल जाति से नहीं होता। धर्म का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थिति। जैसे अगर बर्फ़ का धर्म क्या है कि वो ठंडा रहता है, ठीक है। और हरियाली, ये भी धर्म में ही आएगा। भाव किसी भी प्रकार के जो इमोशंस होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम किसी भी प्रकार का उत्साह दिखाते हैं, रोना, प्यास, काली माँ, क्रूरता, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें किस में आती है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी समीर से शत्रुता नहीं है, तो शत्रुता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। मैं अपनी पुत्री से स्नेह करता हूँ, तो स्नेह जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो बच्चों, अंत में हम बताएंगे कि कई ऐसे आपके एग्ज़ाम में जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कई बार कि निम्न क्रियाओं को भाववाचक संज्ञाओं में बदलिए, या निम्न जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाओं में बदल के बताइए, निम्न सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। जैसे उदाहरण, धोना एक क्रिया है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? धुलाई। उतरना, उतार। बिकना, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी बिक्री। उलझना क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी उलझन। इसी तरह जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण, जैसे लड़का का भाववाचक संज्ञा अगर आप बनाएंगे तो